Hello everybody, welcome back to my channel Imaginary Classes. As we know, we are discussing class 10th civics chapter 2 federalism. So today we will also continue here the same chapter. हम लोग यहाँ पे पहले हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर रखा है कि इंडिया को ऐसा कौन कौन सा फीचर है इंडिया में जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का नीड होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर हमारे कंट्री इंडिया का बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, लोगों का जो डिज़ायर है वो अलग अलग है। यहाँ पे लोग सबके जो अपने रिचुअल्स होते हैं, कस्टम होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है हमारे कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि वो ही हमारा रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म कहलाता है हमारे कंट्री में। ठीक है, यहाँ पे मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसे चलाया जा रहा है। अगर एक स्टेट का पॉलिटिकल लीडर है और दूसरे स्टेट का पॉलिटिकल लीडर है तो ऐसा नहीं कि वो लोग अपने डिजायर को लेके एक दूसरे से लड़ाई वगैरह स्टार्ट कर दे। उन लोगों में बॉन्डिंग कैसा है, यहाँ के पीपल में बॉन्डिंग कैसा है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है या नहीं। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हर कंट्री के जितने भी डाइवर्स यहाँ पे स्टेट हैं उन लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करने के लिए, ये जानने के लिए हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का तो जो पहला पॉइंट है वो है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट, जो इसको पहला फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया है स्टेट में। हम लोग अगर इंडिया का मैप देखें तो 1947 में कुछ और था और अभी का हम लोग मैप से अगर कंपेयर करें पहले के मैप को तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, पहले आपका जो स्टेट हुआ करता था, पहले सेंट्रल प्रोविंसेस हुआ करते थे, आपका हैदराबाद हुआ करता था, मैसूर हुआ करता था। वही अगर अभी के टाइम में हम लोग इंडिया के मैप को कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपका जो स्टेट है उसको डिवाइड कर दिया गया है लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ताकि यूनिटी बना रहे लोगों के बीच। ठीक है, और आगे कहा गया है कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे ही इंडिया को डिवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पे और भी बहुत सारे बेसिस पे इंडिया को डिवाइड किया गया है, जैसे कि कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड किया गया है। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, नागालैंड को, उत्तराखंड को, झारखंड को, ये सबको कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग यूनाइटेड प्रोविंसेस का बात करें, जिसको कि अभी यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, उसको आपका हिमाचल प्रदेश से अलग किया गया, तो उसको अलग करने का रीजन था ज्योग्राफिकल रीजन। वही अगर हम लोग नागालैंड का बात करें तो उसको अलग किया गया है, उसका रीजन था कल्चर। ठीक है, एथनिसिटी था वहाँ का रीजन। इस तरह से सारे स्टेट को अलग अलग वे में डिवाइड किया गया है। जब इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा था तो उस टाइम हमारे बहुत सारे नेशनल लीडर के अंदर ये फियर हो गया था कि कहीं इंडिया आगे जाकर डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। लेकिन अभी का सिचुएशन हमको देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने से हमारा जो कंट्री है वो और ज़्यादा यूनाइट हो गया है और साथ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा ईजियर हो गया। दूसरा बात करेंगे हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया का कोई अपना नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वहीं अगर हम लोग इसका ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करें तो हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। अगर हम लोग हिंदी स्पीकिंग का बात करें तो हिंदी स्पीकिंग 40% लोग इंडिया में हिंदी स्पीकिंग है, वही 60% लोग अदर लैंग्वेज को बोलना प्रीफर करते हैं। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लैंग्वेज के लिए स्केड्यूल लाया गया है, जिसमें कि 22 लैंग्वेज को स्केड्यूल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट
पोजीशन का कोई एग्ज़ाम देता है, एग्जामिनेशन वगैरह देता है, तो उसके लिए वो अपना जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो आंसर राइटिंग कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई स्टेट में कुछ ऑफिशियल काम हो रहा है तो उस स्टेट अपना उसका जो रीजनल लैंग्वेज है उसको वो वहाँ पे ला सकता है, उसमें वो सारा काम कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। आगे 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ फिर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि वो लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे हिंदी से। और साथ ही साथ तमिलनाडु में एक मूवमेंट हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट फॉर्म ले लिया। उसके बाद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे आगे कुछ क्रिटिक्स जो थे हमारे इंडिया में, उन्होंने कहा क्या कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट को फेवर कर रहा है, और उनका मानना था कि जो हमारा गवर्नमेंट है उनको हिंदी का प्रमोशन करना चाहिए, ना कि इंग्लिश का। इसका मतलब ये बनता है क्या कि जो अदर स्पीकिंग हैं लोग उन पे हिंदी को इम्पोज कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग तो हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते हैं उन पे, क्योंकि उनका भी अपना फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए हमारे पॉलिटिक्स में, जिसके कारण क्या हो सके बॉन्डिंग बने रहे लोगों के बीच में, और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर यूनिटी बना रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर से हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर दिया। तीसरा पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है उसको डे बाय डे रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, ताकि जो इस दोनों के बीच का रिलेशन है उसको एक प्रैक्टिकल शेप दिया जा सके और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। तो आगे कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है फॉर पावर शेयरिंग वो रियलिटी में कैसे वर्क करेगा, वो डिपेंड करता है आपके रूलिंग पार्टीज और लीडर्स उस अरेंजमेंट को कैसे फॉलो कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर सेंटर और स्टेट में सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रहे होते थे तो जो स्टेट का गवर्नमेंट होता था वो इन्फ्लुएंस्ड होता था कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो काम करता था। वहीं अगर दोनों स्टेट और सेंटर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रहे हैं तो क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता था वो अपना आर्बिट्ररी पावर यूज करके जो स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी है उसको डिसमिस करने का कोशिश करता था या फिर उसको अंडरमाइन करने का कोशिश करता था। लेकिन वही अगर हम लोग अभी का ट्रेंड का बात करें 1990 के बाद जो इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक अलग ही तरह का गवर्नमेंट फॉर्म करना शुरू किया जिसको कि हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ला पाता है तो उसमें क्या होता है 2 और मोर देन 2 पार्टी मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल पार्टी के पास में सारा पावर नहीं होता है। यहाँ पे पावर उन कोलिशन गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके अंदर पावर डिवाइड होता है। तो इस तरह से एक तरह से पावर का डिवीजन हो गया, और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट हुआ ये आपका रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के इमर्जेंस के कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1990s के बाद में बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होना स्टार्ट किए हैं और वो अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, जिसको कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सपोर्ट किया गया, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना आर्बिट्ररी पावर को यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस ना कर सके। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि अभी का जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है एज कंपेयर टू पहले वाले सिस्टम से। अगला पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो अगर हम लोग फेडरल गवर्नमेंट का बात करें तो वहाँ पे जो पावर होता है 2 और मोर देन 2 टीयर में डिवाइड होता है। तो अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो हम लोगों को पता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ पे इंटरनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारे गवर्नमेंट को एक 3 टीयर ऑफ सिस्टम लाने का ज़रूरत पड़ा, जिसको कि लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, और इससे हम लोग पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
यहाँ पे पावर को डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेंटर और स्टेट से पावर लेके एक लोकल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा गया है। तो इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था, तो ये था कि जो तुम्हारा पीपल है आपके लोकल लेवल में, उनको प्रॉब्लम्स का आइडिया बहुत अच्छे से पता है और उसका इशू भी पता है, और साथ में साथ उसको उस प्रॉब्लम से कैसे सेटल करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, वो भी बहुत अच्छे से पता होता है। इसीलिए वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और साथ में मनी को कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है ये लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करके प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ कि 1992 में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें क्या हुआ कि आगे जो इलेक्शन होगा तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट का, वो मैंडेटरी हो जाएगा और रेगुलर बेसिस पे होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कुछ सीट होगा रिजर्व होगा एससी के लिए, एसटी के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और यहाँ पे 2/3 सीट जो होगा वो रिजर्व होगा विमेंस के लिए, ताकि विमेंस भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। और साथ में साथ एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा जिसको कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, वो तुम्हारा इलेक्शन कंडक्ट कराएगा पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन का। ठीक है, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को सम पावर भी शेयर करना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो अपने पावर को अच्छे से फंक्शन कर सके और पावर एंजॉय कर सके, जिसको कि आगे लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है तुम्हारा रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अगर हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट का बात करें तो उसको पंचायती राज भी कहा जाता है, जो कि फिर से वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति और फिर होता है जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में जो मेंबर होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है उस एरिया से, उस विलेज के लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जो कि जो मेंबर होते हैं इसमें वो पंच होते हैं और उसको सुपरवाइज किया जाता है, हेडेड बाय मतलब हेड किया जाता है सरपंच के द्वारा, और ये वर्क करते हैं अंडर दी सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, तो ग्राम सभा जो उस विलेज के लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, वो लोग ग्राम सभा कहलाते हैं। वो लोग रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं पंचायत के फंक्शन को और उनके वर्क को। जो पंचायती राज होगा वो तुम्हारा एटलीस्ट 2 और 3 बार एक साल में मिलेगा एनुअल बजट को डिस्कस करने के लिए, ताकि जो परफॉर्मेंस है ग्राम पंचायत का वो अच्छे से हो सके। ठीक है, दूसरा टीयर होता है इसमें आपका पंचायत समिति, जो कि अबव होता है ग्राम पंचायत, ये ब्लॉक लेवल पे होता है। ग्राम पंचायत जो होता है वो आपका विलेज लेवल पे होता है, और जो पंचायत समिति होता है ये ब्लॉक लेवल पे होता है, और जो जिला परिषद होता है वो अबव होता है ब्लॉक लेवल और मंडल। इसके कुछ मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और साथ में उस स्टेट का अगर कोई मेंबर है जो लोकसभा का मेंबर है और एमएलए है तो वो भी इसका पार्ट होंगे। ठीक है, मतलब जिला परिषद का पार्ट होंगे, और जो जिला परिषद का चेयरमैन होगा वो पॉलिटिकल हेड होगा जिला परिषद का। इसी तरह आगे वर्क करता है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया में। ठीक है, जिसको कि म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जाना जाता है। अगर वही सिटी बिगर है, बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं उस एरिया के पीपल के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। और जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, और उसी तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो मयूर होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम को लाके जो डेमोक्रेसी है उसको लार्जेस्ट एरिया में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साथ में ये हमारे डेमोक्रेसी को भी डिफेंड करने में थ्रू आउट दी कंट्री हेल्प करता है, और साथ ही साथ वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन को भी ये कंट्री में लाने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे
ये भी देखा गया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे डिफिकल्टीज भी हैं अभी हमारे कंट्री में, जो कि लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से फंक्शन नहीं, जिसके कारण कि लोकल गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेस अभी भी नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इनका जो ट्रांसपेरेंसी है वो अभी अच्छे से नहीं हो पाया है। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी हम लोगों को इस पे अच्छे से वर्क करने की जरूरत है, ताकि हम लोग जो डेमोक्रेसी है उसको और भी ज्यादा डिपेंड कर सके, और लोकल लेवल मतलब रूट जो है हमारे डेमोक्रेसी का वहां तक पहुंचाया जा सके इसको, ताकि हम लोग का जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा अच्छे से फंक्शन किया जा करे।